2014 का अगर पेपर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कंजम्पशन रेट इन अ ग्रोइंग कल्चर। ठीक है, ऑल्दो ठीक है, तो सब लोग जो भी फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं हम लोग, उनकी जो भी उनमें क्वांटिटीज आती हैं वो बेसिकली सब लोगों को उनकी यूनिट्स एक बार देख लेनी है, क्योंकि यूनिट्स पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन के बारे में पूछा गया है कि उसकी यूनिट क्या होती है। तो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा था क्या, रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक हमने अगर पढ़ाया था तो हमने बताया था कि आर एस विच इज इक्वल टू होता है क्यू, आर एस इज इक्वल टू होता है हमारा क्यू एस इंटू एक्स, जिसको आर एस हम किस आर एस जिसमें हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक, या इसी को बोल देते हैं क्या, रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन। एक मिनट, तो इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन बोलें या अपटेक बोलें, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये आर एस होता है हमारा क्या, रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक। वाइल अगर हम क्यू एस की बात करें तो क्यू एस हमारा क्या है, यही है हमारा क्या, स्पेसिफिक रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक, स्पेसिफिक रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक। दिस इक्वेशन इज जनरली सिमिलर टू कि हम अगर रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की अगर बात करें तो उसमें आता है QP इंटू एक्स, वहीं अगर हम बात करें रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन की तो होता है म्यू इंटू एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर सारी देखी जाए तो सारी की सारी एक जैसी ही इक्वेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे QP हमारा क्या होता है, रेट ऑफ सबस्ट्रेट वो स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एंड यहाँ पे म्यू हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक रेट ऑफ सेल ग्रोथ। ठीक है, और एक्स हमारा क्या बेसिकली शो करता है, बायोमास कंसेंट्रेशन या सेल कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो हमसे अब हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, QS की वैल्यू पूछी गई है, QS की यानी कि यूनिट पूछी गई है। तो QS की यूनिट क्या होगी, QS विल बी इक्वल टू RS अपॉन X। ठीक है, तो RS जो होता है वो हमारा बेसिकली होगा किलोग्राम ऑफ द सबस्ट्रेट विच इज वो द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड, या अमाउंट ऑफ RS क्या होगा हमारा, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड पर यूनिट बायोमास, वो फॉर्म अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड फॉर्म या ओके ग्राम पर लीटर, या हम देखो अगर इसको लिखें किलोग्राम सबस्ट्रेट, हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम सबस्ट्रेट अपॉन किलोग्राम ऑफ लाइव बायोमास पर यूनिट टाइम, इनटू टाइम लिख सकते हैं, इनटू टाइम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको किलोग्राम में बेसिकली होता है बायोमास या सबस्ट्रेट जो होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राम की बात करिए तो हम ग्राम में ही उसको लिखेंगे, ग्राम इनटू टाइम। तो G अपॉन G इंटू H विल बी द करेक्ट आंसर। या गुड मॉर्निंग राशि। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट आ जाता है। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है बात, सब ये सारे फॉर्मूले सब कुछ हम लोगों ने कहाँ देखा है, डोरॉन में दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छे से दे रखा है, होमोजीनियस रिएक्शन वाले चैप्टर में जाओगे मिल जाएगा, वहां पर साफ साफ डायरेक्टली इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सब लोगों को, हो जाएगा, क्लियर है। हाँ ओके, सॉरी हाँ ओके, C विल बी द करेक्ट आंसर, ग्राम अपॉन ग्राम पर आवर। ठीक है, ठीक है, तो C विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी, गुड चेतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी गई है पेनिसिलियम क्रायोसिजिनम द मैक्सिमम पेनिसिलिन सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग द। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात सुन लो, सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा इसको भी देख के। या नागेंद्र गुड मॉर्निंग भाई। तो हम लोगों ने बोला था कि लैग फेज, जब भी हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो होता है वो ऐसा होता है, और ये हमारा होता है लैग, ये लॉग, एंड ये स्टेशनरी, और ये है हमारा क्या, डेथ। तो हम लोगों ने बोला था, मैंने आपको बताया था, जब मैंने ये पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि हमारा लैग और लॉग फेज वो फेज होता है, लैग इज द पीरियड ऑफ एडाप्टेशन एंड लॉग इज द फॉर्मेशन, इज द पीरियड वहां जहां ग्रोथ होती है। ठीक है, तो
जहां ग्रोथ के साथ साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो तो वो ग्रोथ एसोसिएटेड ग्रोथ होती है, ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। और ऑल्सो बेसिकली लैग और लॉग फेज में क्या होता है, हमारा लॉग फेज में बेसिकली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और स्टेशनरी फेज एक तरीके का स्ट्रेस फेज है। तो मैंने बोला था कि जब भी स्ट्रेस फेज आएगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होगा। हाँ यस राशि, अभी एक ही क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टेशनरी फेज है, हमने बोला था कि सेल जब भी कोई भी स्ट्रेस होता है तभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, हमेशा और हमेशा जब भी स्ट्रेस कंडीशन आती है, याद रखो थंब रूल है कि जब स्ट्रेस होगा सेल को देन इट विल प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो स्टेशनरी फेज इज अ टाइप ऑफ अ स्ट्रेस्ड कंडीशन। क्यों? बिकॉज वहां पे सबस्ट्रेट खत्म हो चुका है, सेल स्टार्व कर रही हैं फॉर द सबस्ट्रेट, यानी कि स्टार्वेशन कंडीशन में चली गई है। तो एक तरीके का सबस्ट्रेट कंज्यूम हो गया, तो एक तरीके का क्या है, स्ट्रेस है। तो इस वजह से द आंसर विल बी द स्टेशनरी फेज। ऑब्वियसली द पेनिसिलम इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच इज अ एंटीबायोटिक, ठीक है। तो सभी को क्लियर है? यस, सभी लोगों ने आंसर भी दिया है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात? क्लियर है? बोलो, आई क्लियर है सभी लोगों को? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, मैसेज करके बताओ क्लियर है सभी लोगों को। और जो बात याद करने वाली थी, मैंने बताया था कि इस चीज को जरूर याद रखना, क्योंकि अभी तक सबको लैग, लॉग, बैच और बैलेंस ग्रोथ के बारे में सब कुछ पता होता है। सब लोग ये याद जरूर रखना कि हमने बताया था, मैंने बताया था अच्छे से कि जो ये फेज होता है लैग और लॉग वाला जो फेज होता है, इसको ट्रोपोफेज भी बोलते हैं। याद रखना इस चीज को, ट्रोपोफेज भी बोला जाता है इसको। और जो हमारा स्टेशनरी फेज और डेथ फेज वाला जो पार्ट होता है, उसको हम ईडियो फेज भी बोलते हैं, ईडियो फेज भी बोलते हैं। तो याद रखना ट्रोपोफेज और ईडियोफेज जरूर याद रखना, बिकॉज अगली बार जब भी क्वेश्चन आ सकता है तो शायद वो लैग फेज या लॉग फेज ना बोले आपसे, ट्रोपोफेज और ईडियोफेज के टर्म्स में बात करी जा सकती है आप लोगों से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो अब लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अ सडन इंक्रीज ऑफ द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ अ माइक्रोबियल सेल कल्चर इज दैट, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बेसिकली होता क्या है। तो हम जानते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है अपने यूट्यूब लेक्चर्स में, कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हमारा होता है मोल्स of CO2 produced upon moles of O2 consumed। तो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो हमारा रेस्पिरेटरी या DCO2 upon DO2, ठीक है। तो मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम, ठीक है। तो हमसे ये बोला गया है कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और तो उसका प्रोबेबल रीजन क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला गया सेल्स आर डाइंग, यील्ड ऑफ बायोमास इज इंक्रीजिंग, द फर्मेंटेशन रेट इज इंक्रीजिंग, द मेंटेनेंस रेट ऑफ द इज डिक्रीजिंग। तो आप ध्यान से देखो कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है, मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, अगर जिसको पता नहीं हो वो भी सोच सकता है कि इस रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू ज्यादा हो और ये वैल्यू कम हो, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर हम वही बात करें कि अगर इसकी वैल्यू अगर बढ़ा दो और इसकी वैल्यू अगर कम कर दो, तो ओवरऑल वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बट हमारे पास जो केस है वो क्या है, केस क्या है, आप ये मान के चलो कि हमें रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू, क्वेश्चन में क्या बोल रखी है कि ओवरऑल वैल्यू रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की बढ़ गई। तो बढ़ गई इन द सेंस O2 का कंजम्पशन कम हो गया और
मोल्स ऑफ CO2 प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। यानी कि अगर मोल्स ऑफ CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि फर्मेंटेशन क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ऑब्वियसली सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। द फर्मेंटेशन रेट इज इंक्रीजिंग रिलेटिव टू द रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट उतना अच्छा नहीं है जिस हिसाब से फर्मेंटेशन का रेट है, यानी कि फर्मेंटेशन ज्यादा हो रही है, रेस्पिरेशन का रेट थोड़ा स्लो है। तो ऑब्वियसली सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। बोलो भाई, सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही। मेटाबॉलिज्म को भी, अगर मेटाबॉलिज्म को जस्ट रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोलो बोलो भाई, क्लियर है? बोलो, आ जाएगा, हो जाएगा, कर ले जाओगे? बोलो भाई, बोलो बोलो, मैसेज करके बताओ, क्लियर है? सभी लोग कर ले जाओगे? हाँ, प्रोड्यूस अपॉन कंज्यूम, ठीक है। तो आई थिंक सी विल बी द करेक्ट आंसर। कर ले जाओगे, हो जाएगा, आसान है, ठीक है, ओके। बढ़ जाएं आगे, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चंस पे चलें। बोलो बोलो, मैसेज करके बताओ, बढ़ें आगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बोलो भाई, बोलो बोलो, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस पे चलें। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन और आए हुए हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो इस, ओके, एक्सप्लेन वंस अगेन भाई। यूट्यूब, द लेक्चर विल बी ऑन यूट्यूब, हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो आप दोबारा देख लेना, ठीक है, ठीक है, तब दोबारा देख लेना, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि स्केल अप से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो स्केल अप में इन्होंने ये पूछा है कि मैमेलियन सेल्स आर सेंसिटिव टू द शीयर स्केल अप ऑफ अ मैमेलियन सेल प्रोसेस मस्ट कंसीडर अमंग अदर पैरामीटर्स द फॉलोइंग रोटेशन टाइम एंड डायमीटर ऑफ द इम्पेलर। तो देखो, हमारा जो बेसिकली जो हमारी इम्पेलर स्पीड होती है, इम्पेलर की स्पीड को अगर हम बोलें, इम्पेलर स्पीड जो होती है जिसको हम VI बोलते हैं, सॉरी, इम्पेलर स्पीड की अगर हम बात करें तो इम्पेलर स्पीड को हम VI से डिनोट करते हैं। और इम्पेलर स्पीड जो है वो बेसिकली हमारी रोटेशन टाइम और डायमीटर ऑफ द इम्पेलर से रिलेट होती है। कैसे? पाई एन डी आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यानी कि इम्पेलर स्पीड हमारी रिलेट करती है किससे? रोटेशन टाइम से और डायमीटर ऑफ द इम्पेलर से। तो कुछ ये रिलेशन होता है, ठीक है। इम्पेलर VI इज इक्वल टू पाई एंड DI। तो डायरेक्टली बस यही फॉर्मूला पूछा गया था। तो अब आप ऑप्शन में आराम से देख के बता सकते हो हमारा क्या होता है। इम्पेलर स्पीड रिलेट्स टू द शीयर स्ट्रेस एंड द रोटेशन ऑफ द इम्पेलर एस, जिसको हम पाई एंड DI बोल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आराम से करेक्ट जाता है। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हो अभी, डोंट वरी, जब मैं स्केल अप पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्केल अप पे भी एक यूट्यूब लेक्चर लेना है, तो आई विल टेक द लेक्चर ऑन द स्केल अप प्रोसेस ऑल्सो। स्केल अप, ऑल्दो मुझे पता है कि मैंने यूट्यूब लेक्चर्स में अपने मास ट्रांसफ़र और स्केल अप अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो डोंट वरी, मैं मास ट्रांसफ़र और स्केल अप पे भी एक लेक्चर ले लूँगा, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वही देख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इम्पेलर स्पीड relates to the shear stress and of the fluid and the rotation of the impeller as pi and di. So answer will be the A will be the correct option as simple, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूले पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि अच्छे से फॉर्मूलेस को अच्छे से पढ़ो, उनमें क्या टर्म्स हैं, उनके टर्म्स के स्पेसिफिक नाम याद रखो और उनकी यूनिट्स याद रखो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा और हमेशा आपसे न्यूमेरिकल ही पूछा जाए, आपसे फॉर्मूला भी डायरेक्टली पूछा गया है। जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस देखे हैं, तो उसमें देखा था कि हम लोगों ने कि सबस्ट्रेट इनहिबिशन जो होता है उसमें डायरेक्टली सबस्ट्रेट इनहिबिशन का कर्व पूछ लिया था, ठीक है, और उनकी इक्वेशन पूछ ली गई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। और याद करने का तरीका सबसे अच्छा यही है, जितना ज़्यादा लिख के पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा याद होगा। जितने बार फॉर्मूला को लिखोगे उतने बार फॉर्मूला
टिप्स पे आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए बार बार लिख लिख के देखो, हर फॉर्मूले को बार बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड फॉर द रिपीटेड यूज ऑफ एंजाइम इन द बायो प्रोसेस। ठीक है, तो रिपीटेड यूज ऑफ एंजाइम अगर हम कराना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे बताओ? पॉलीमराइजेशन, इमोबिलाइजेशन, लाइगेंस एंड आइसोमराइजेशन। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, सब लोग बता दो क्या आंसर होगा। ओके, बी। किसी कोई और भी कोई आंसर देना चाहता है? So very good चेतना, the B will be the correct answer obviously कि अगर हम repeated use of the enzyme कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सेल का इमोबिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, इमोबिलाइजेशन कर देंगे, सीधी बात है। इसमें पॉलीमराइजेशन, लाइगेशन और आइसोमराइजेशन जैसी कोई भी चीज हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बी विल बी द करेक्ट आंसर, सो सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल था। तो इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ रिडक्शन ऑफ द इथेनॉल, डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डिग्री ऑफ रिडक्शन क्या होता है, तो पता होना चाहिए डिग्री ऑफ रिडक्शन क्या हो जाता है। डिग्री ऑफ रिडक्शन को पहले तो हम गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जैसा कि हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा है, डोरोन में पढ़ लो चाहे कारगी में पढ़ लो, हर जगह गामा इज द मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है, गामा इज द स्पेसिफिक, ठीक है, इस तरीके से कुछ है जिससे हम डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ रिडक्शन को। और डिग्री ऑफ रिडक्शन हमारा होता क्या है? नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम अपॉन नंबर ऑफ सी एटम, कार्बन एटम। तो हम देख पा रहे हैं हमें इथेनॉल का, पहले तो हमें इथेनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि हम जानते हैं क्या होता है, C2H5OH। तो ये हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि जब भी हमें डिग्री ऑफ रिडक्शन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एटम हो, चाहे कार्बन एटम हो, चाहे हाइड्रोजन एटम हो, चाहे ऑक्सीजन एटम हो, इनमें हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो सब लोग याद रखना कि कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, बिकॉज वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है वो पूछना, केमिस्ट्री वाले सर आते हैं लाइव लेने, उनसे पूछना कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाए जाते हैं, दिखाओ हमें जरा, बताओ हमें जरा, ठीक है। तो मेरा पार्ट नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन की अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो उसमें 1 होता है, वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 2 होते हैं, ठीक है, -2 चार्ज, ठीक है। और नाइट्रोजन की बात करें तो -3 होता है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हमें मेनली ये 4 याद रखने हैं, बिकॉज क्यों CHO और N पे ही फोकस इसलिए किया जाता है बिकॉज मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर देखा जाए तो उनका जो बायोमास कंपोजिशन होता है वो इन्हीं 4 एटम्स में बेसिकली आता है। 90 to 95% ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज द सेम बायोमास कंपोजिशन, और सेम बायोमास कंपोजिशन के साथ साथ इन्हीं 4 एटम का मेनली कंपोजिशन होता है बायोमास का, ठीक है। इसलिए C, H और O और N को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम जानते हैं क्या है कि 2 कार्बन एटम है और वैलेंसी कितनी है 4, ठीक है, प्लस 6 हाइड्रोजन एटम है, 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो यानी कि 6 इंटू और वैलेंसी कितनी है 1, ऑक्सीजन एटम 1 है तो -2 इंटू 1, ठीक है, वैलेंसी -2 है और एटम कितना है 1, तो यहां से आ जाता है 8 प्लस 6 -2 विच इज 12, ठीक है। और तो अब हम डिग्री ऑफ रिडक्शन यहां से कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स क्या है 12, दिस इज नंबर ऑफ, ये है क्या, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है किसमें, इन C2H5OH में, C2H5OH में, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स इन C2H5OH। तो 12 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2, तो 2 विल बी द
So the answer will be the 6. The degree of reduction of the ethanol will be 6. तो बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था। ओके, नो प्रॉब्लम चेतना, बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है या इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है। तभी मैं बोलता हूं कि बार बार फॉर्मूलों को लिखो। अगर बार बार लिखोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं बस वही बार बार सॉल्व करते रहो, बस इनफ है, उतना ही काफी है। ठीक है, हाँ ओके ठीक है। तो 6 आंसर दिया है बहुत लोगों ने, वेरी गुड, सभी लोगों को बहुत अच्छा है। तो इन चीजों को याद रखना, डिवाइड करना मत भूल जाना डिग्री ऑफ रिडक्शन के केस में। ठीक है, ठीक है। यस, 6 विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर इज 6। ओके, ऑब्वियसली। ओके, आगे बढ़े, समझ में आया, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना, अभी कर लो यहाँ पे ही मिस्टेक्स, जाकि एग्जाम में किसी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो कि भाई 6 से डिवाइड करना भूल जाओ या कुछ और। ठीक है, तो सारी मिस्टेक्स यहीं करके जाओ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली हमारा बोल रहा है कि a tea flask is seeded with 10⁵ increased dependent cells. The average area of the tea flask is 25 centimeter and the volume of the medium is 25 ml. Assume that the cells are of rectangular size 5 micrometer into 2 micrometer. The cells grown to monolayer confluence after 50 hours. The growth rate in number of cells per centimeter square hour is. तो हमसे नंबर ऑफ सेल पूछा है, ग्रोथ रेट पूछा है हमारा इन नंबर ऑफ सेल्स एंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर की टर्म्स में। तो देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि इतने एरिया में हमसे एरिया ऑफ द टी फ्लास्क कितना बोला गया है। एरिया ऑफ टी फ्लास्क कितना बोला गया है? एरिया ऑफ टी फ्लास्क हमसे कितना बोला गया है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें ये बताना चाहिए। और एक सेल का अगर एरिया निकालें, एक सेल का अगर हमें साइज दे रखा है और जो साइज है सेल का वो किस में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो एक मिनट, तो सेल का जो साइज है वो रेक्टेंगुलर की टर्म्स में हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें विड्थ दे रखी है 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, और हमसे लेंथ बोल रखी है कितनी? 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हमें टोटल एरिया ऑफ द टी फ्लास्क दे रखा है कितना? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेल का हमें साइज दे रखा है रेक्टेंगुलर टर्म्स की फॉर्म में। ठीक, तो अब आप एक बात समझो कि अगर हम एक सेल का एरिया निकालें, एरिया ऑफ सेल अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? जब रेक्टेंगुलर का एरिया निकालते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। ठीक है, तो 5 माइक्रोमीटर इंटू 2 माइक्रोमीटर करेंगे, तो यहां से एक सेल का एरिया निकल के आएगा कि एक सेल कितना एरिया कवर करेगी। ठीक है, बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये बात सही है? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? बोलो भाई, मैसेज करके बताओ तुरंत, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आ रही है ना बात समझ में? तो अब ध्यान से देखना, जब हमसे हर चीज सेंटीमीटर में जब हमें आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में देना है तो हम क्या करें? इस माइक्रोमीटर को भी क्या करें? सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -8। तो जब माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? बिकॉज 10 की पावर -8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा हमारा। ठीक है, तो ओके, तो हमारा 5 इंटू 10 की पावर 8 -8 ये कितना हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। एंड ऑल्सो 2 इंटू इसको भी माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 10 की पावर -8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूरा आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो टोटल हमारे पास जो है वो निकल के आएगा 10 इंटू 10 की पावर -7 -8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हम और लिख सकते हैं क्या? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया विच विल बी कवर्ड बाय अ सिंगल सेल। ठीक है, तो ये एक सेल का एरिया निकल के आया। तो अब एक बात देखना, आप ध्यान से देखना कि अगर
एक सेल है, वन सेल कवर्स कितना 10 की पावर -7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो और टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया ऑफ फ्लास्क कितना है, एरिया ऑफ फ्लास्क कितना है, टोटल एरिया ऑफ फ्लास्क जो है वो कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो अगर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया, सॉरी, तो एक सेल, एक मिनट रुकना, वन सेल कवर्स 10 की पावर -7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। और टोटल एरिया हमारे पास जो है, टोटल एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब सोचो, अगर हम टोटल एरिया को अगर एक सेल के एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो बताओ क्या निकल के आएगा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कि अगर हम टोटल एरिया को, टोटल एरिया ऑफ टी फ्लास्क जो है, एरिया ऑफ टी फ्लास्क जो है, टोटल एरिया ऑफ टी फ्लास्क जो है, अगर इसको अगर हम डिवाइड कर दें एक सेल के एरिया से डिवाइडेड बाय वन सेल एरिया, वन सेल एरिया अगर डिवाइड करें तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो बेसिकली क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ सेल्स निकल के आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकल के आएंगी विच विल बी द प्रेजेंट इन द 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। यानी कि अगर टोटल एरिया को एक सेल के एरिया से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ सेल्स निकल के आएंगी, ठीक है। कि नंबर ऑफ सेल कितनी प्रेजेंट होगी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। तो देखो ध्यान से, तो एरिया ऑफ द टी फ्लास्क कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सिंगल सेल कितना है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर अगर कट गए और इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो ये आता है 25 इंटू 10 की पावर 7 सेल्स निकल के आया कुछ एरिया, ठीक है। तो एरिया नहीं निकल के आया, सॉरी, नंबर ऑफ सेल निकल के आई जो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर होंगी, एकोमोडेट कर पाएंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है, इतना क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को, बोलो भाई जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आती है या वन सेल एरिया हमने अभी भी निकाला था 10 की पावर -7, और अगर एक सेल इतना एरिया कवर करती है तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय सिंगल सेल का एरिया, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ सेल। So 25 into 10 की power cells will be the cells which will be present in the 25 centimeter square area of the tea flask, ठीक है। तो जब हमारे पास अब क्या निकल के आ गया, तो अब अगर देखो तो हमारे पास कितनी सेल्स हैं 25 into 10 की पावर 7 सेल्स है which is present in the 25 centimeter square area of the tea flask, ठीक है। तो हमसे अब ग्रोथ रेट पूछा है, तो यहाँ जो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है, जो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ सेल्स, ये याद रखना एज इट इज। यहाँ पे जो टी फ्लास्क में जो नंबर ऑफ सेल, जो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ सेल्स अपॉन डिवाइडेड बाय एरिया इनटू कॉन्फ्लुएंस टाइम, क्योंकि दे रखा है इसलिए कॉन्फ्लुएंस टाइम, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब नंबर ऑफ सेल्स हमने कितनी निकाली 25 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, और टोटल एरिया हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू कॉन्फ्लुएंस टाइम कितना है 50 आवर, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से 25 और 25 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, और यहां से अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करें तो ये आता है 2 इंटू 10 की पावर 5 cells per centimeter square into hour. So this will be the growth rate. ठीक है, बोलो आया, बोलो भाई, करेक्ट, समझ में आई बात। 2 इंटू 10 की पावर 5 cells per centimeter square into hour will be the growth rate. बोलो क्लियर है, बोलो 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 जल्दी बोलो भाई, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, आया।
सब लोग बताओ, आया समझ में आया? बताओ बताओ, मैसेज करके बताओ, जल्दी बताओ। अरे कोई तो मैसेज करके बताओ यार। सही है। 10⁵ का कुछ नहीं करना था। नहीं, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। इसमें क्या ही करना है, ये तो सॉल्व हो गया है ना। 25 इंटू 10⁻7 अपॉन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 50 आवर, तो ये 2 इंटू 10⁵5 सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू आवर विल बी द आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था उसमें। ठीक है, तो आई थिंक ये भी सभी को क्लियर होगा। तो जब ये क्वेश्चन आ गया तो आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि हमसे बोला गया है कीमोस्टैट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कि फीड कंटेनिंग 10 मिलीमोलर ग्लूकोज द स्टेडी स्टेट सेल डेंसिटी एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट डिफरेंट डाइल्यूशन रेट आर गिवन इन द टेबल। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आ जाए और आपसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट अगर हमें निकालना है तो इस पर तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला जो होता है वो किसमें है, मोनोड इक्वेशन से हम निकालेंगे। तो म्यू मैक्स जो होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस अपॉन के एस प्लस एस। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, मोनोड इक्वेशन होती है। तो अब जब हम म्यू मैक्स निकालना चाहते हैं, डिफरेंट डाइल्यूशन रेट दे रखे हैं, अलग अलग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दे रखी है, तो आप देखो कि हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और क्या है, डाइल्यूशन रेट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कीमोस्टेट में एट स्टेडी स्टेट म्यू इज इक्वल टू डी। तो अगर डी दे रखा है तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या दे रखा है, आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है, बिकॉज एट स्टेडी स्टेट इन अ कीमोस्टेट म्यू इज इक्वल टू डी। मैंने पढ़ाया है, ध्यान से देख लेना, यूट्यूब लेक्चर्स में पढ़ाया है मैंने कि हाउ म्यू इज इक्वल टू डी इन द कीमोस्टेट एट स्टेडी स्टेट। तो ठीक है, तो यहां डायरेक्टली हम बात करेंगे। तो हमें जनरली वैल्यू किसकी चाहिए, हमें म्यू मैक्स फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डाइल्यूशन रेट है और डिफरेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, सेल डेंसिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो हमारा फॉर्मूला है म्यू मैक्स का उसमें केवल सबस्ट्रेट और डाइल्यूशन रेट की हमें जरूरत है। तो डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं, तो इन दैट केस मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। देखो किस तरीके से होगा। तो अगर हम यहां से म्यू मैक्स की अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें इस फॉर्मूले से, देखना ध्यान से देखना कि अगर हम यहां से अगर म्यू मैक्स को वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो म्यू मैक्स क्या होगा, म्यू मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू के एस प्लस एस। ठीक है, इसको यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इस तरफ लेके गए और नीचे क्या आ गया, एस। और फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी म्यू मैक्स की, दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू के एस अपॉन एस प्लस एस। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द म्यू मैक्स। ठीक है, तो अब यहां पर हमें म्यू की वैल्यू पता है और एस की वैल्यू पता है, भले हमें के एस की वैल्यू ना पता हो। ठीक है, तो फिर भी हम लोग देखो कैसे निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे, जैसे जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पर देखना कैसे है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि हम लोगों ने निकाला म्यू मैक्स इज इक्वल टू, हमने निकाला म्यू इंटू के एस अपॉन एस प्लस एस। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। तो अगर इफ D इज इक्वल टू डाइल्यूशन रेट अगर हमारा है 0.05 और हमारे पास जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उस टाइम पे जब डाइल्यूशन रेट 0.05 है तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितनी है, 0.067 है। ठीक है, 0.067 है। तो इन दैट केस हमारी म्यू मैक्स की जो इक्वेशन होगी, अगर हम वैल्यू पुट करें इस वाली इक्वेशन में, तो देखो क्या होता है कि म्यू की वैल्यू जहां म्यू है, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू डी एट इन कीमोस्टेट एट स्टेडी स्टेट, तो जहां जहां म्यू है वहां हम डी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यू की जगह पुट करें अगर हम 0.05 को, तो 0.05 अपॉन एस की वैल्यू हमारे पास है 0.067 इंटू के एस प्लस एस की वैल्यू हमारे पास फिर से कितनी है, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, एक मिनट, शायद कुछ गड़बड़ किया है मैंने।
हाँ सॉरी, ये एस नहीं होगा, ये म्यू होगा, सॉरी, ये म्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम फिर से म्यू, अब सही है एकदम, 0.05 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें, इसको पूरे को अगर सॉल्व करें, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें आपस में, तो इक्वेशन जो हमारे पास निकल के आएगी वो निकल के आएगी म्यू मैक्स विल बी इक्वल टू, कुछ निकल के आता है 0.75, आई थिंक 0.75 KS, शिट, ध्यान से देखना, तो हम निकाल रहे हैं म्यू मैक्स विल बी इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग कितना, 0.05 अपॉन 0.067 इंटू क्या आता है, KS आ जाएगा, प्लस 0.05 आ जाएगा यहाँ पर। और हमारे पास जब हम इसको म्यू मैक्स की टर्म्स में अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है कुछ, म्यू मैक्स विल बी इक्वल टू 0.07 आता है, ये कुछ 0.75 के समथिंग आएगा KS प्लस 0.05, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। लेकिन अगर, हाँ बिल्कुल सही चेतना, बिल्कुल सही है। तो अगर हम वहीं अगर हम ये बोलें कि इफ डाइल्यूशन रेट इज इक्वल टू 0.5, तो एट दैट टाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारी कितनी है, S इज इक्वल टू 1.667 है। तो इसको भी अगर हम पुट करके दोबारा से नई इक्वेशन अगर फॉर्म करना चाहें, बिकॉज we don't know the value of KS, so we just want to eliminate the KS, that's why we are making two equations, because हमारे पास जब KS की वैल्यू नहीं है, हम KS की वैल्यू नहीं जानते हैं और ना हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि हम KS की वैल्यू को फाइंड कर पाए। तो इन दैट केस हम क्या करना चाहेंगे कि हम KS की वैल्यू, KS को ही, टर्म को ही एलिमिनेट करके म्यू मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं दो इक्वेशन बना के, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो म्यू की वैल्यू अगेन 0.5 डिवाइडेड बाय हमारा S कितना है 1.667, ये अगेन KS प्लस 0.5। तो हमारे पास जो इक्वेशन नेक्स्ट बनेगी वो होगी म्यू मैक्स विल बी इक्वल टू, बन जाएगा हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय 1.667 विल बी इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ KS प्लस 0.5 विल बी द रिक्वायर्ड। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन निकल के आएगी, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। तो अब हमारे पास जब दो इक्वेशंस निकल के आ गई हैं, तो अब देखो सिंपल है कि इसको एलिमिनेट करना है। तो ध्यान से देखना कि अब क्या करेंगे। जब हमारे पास पहली इक्वेशन निकल के आई है वो है म्यू मैक्स इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स ऑफ KS, 0.75 टाइम्स ऑफ KS प्लस 0.05 दे रखा है, ठीक है। और ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन सेकंड इक्वेशन को अगर देखा जाए तो म्यू मैक्स इज इक्वल टू वो है हमारा 0.3 टाइम्स ऑफ KS प्लस 0.5, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अगर हम KS को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो KS को वैल्यू को एलिमिनेट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ये और ये टर्म दोनों क्या हो, सेम हो, तभी तो हम प्लस माइनस करके मैथमेटिक्स लगा के इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर इस वाली इक्वेशन को अगर हम 2.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और 2.5 से अगर पूरी इक्वेशन में अगर 2.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्या बनती है। तो देखो म्यू मैक्स तो हमारा पहली इक्वेशन तो वैसी की वैसी, म्यू मैक्स इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स ऑफ KS प्लस 0.05। तो पहली इक्वेशन तो वैसी की वैसी जैसी लिखी हुई है, ठीक, ये होगी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन में जब हमने 2.5 का मल्टीप्लाई किया तो द इक्वेशन विल बिकम 2.5 इंटू म्यू मैक्स, क्योंकि पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो और इन दोनों को 2.5 इंटू 0.3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.75 बन जाएगा।
और Ks हो जाएगा प्लस 0.5 इंटू 2.5 अगर हम लोग करेंगे तो ये अगेन 1.25 के समथिंग बन जाएगी वैल्यू, और ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर दो, जो मैथमेटिक्स में एलिमिनेशन मेथड है, साइन चेंज कर दो, इधर माइनस और इधर माइनस, यानी कि नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हमने जब कर दिया तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया Ks वाला। हमारे पास बेसिकली क्या बचा, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे 1 माइनस 2.5 ऑफ म्यू मैक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ म्यू मैक्स निकल के आएगा, विच विल बी इक्वल टू हमारा निकल के आएगा माइनस ऑफ 1.20। ठीक है, तो यहां से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड म्यू मैक्स विल बी इक्वल टू 1.20 डिवाइडेड बाई 1.5, सो विल गिव यू 0.79। इसको मैंने बोला था 0.79 आवर आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने बोला था कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 0.8 आवर लिख सकते हैं। 0.8 आवर कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जब हमें एक टर्म को एलिमिनेट करना हो, यानी कि हम यहाँ पे 0.79 को 0.8 कब लिख सकते हैं, जब मैंने ये बोला था कि ये वाला जो टर्म हो, सेकंड वाला जो टर्म हो, 7 के आगे वाला जो 9 वाला टर्म है, ये हमेशा टर्म 5 से ज्यादा होना चाहिए, या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो हम इसको चेंज करके 7 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, अगर 5 से कम होगा तो कभी भी इसको हम कभी भी नहीं लिख सकते 0.8। अगर मान लो मैं ये कहता हूं तो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, 0.8 आवर आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो समझ लेना, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे 0.79 आवर लिखा है तो ये वैल्यू जो है 9 जो है ये 5 से ज्यादा है, इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेटली 0.8 लिख लिया। ठीक है, लेकिन अगर यही वैल्यू अगर क्या होती 0.75 या हम बोलते हैं 0.73 होती, तो अब हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0.8 नहीं लिख सकते, जो कि चीज गलत हो जाती। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब तक ये वाली वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं होगी तब तक हम इसको 0.8 नहीं लिख सकते। ठीक है भाई, आया समझ में, क्लियर है? बोलो भाई, जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है? बोलो, जल्दी बोलो भाई। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, राशि, चेतना, वेरी गुड। 0.8 विल बी द करेक्ट आंसर, 0.79 ऑल्सो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हाँ ठीक है, ओके। 0.8 अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हो जाता है 0.79 भी कुछ लोगों को शायद निकला हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आया? बोलो, क्लियर है? बोलो, जल्दी बोलो, क्लियर है? ओके, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि हमारे पास है, जिसमें लिखा हुआ है द ग्रोथ मीडियम फॉर द मेमेलियन सेल्स कंटेन सीरम, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द सीरम इज टू स्टिमुलेट सेल ग्रोथ एंड अटैचमेंट, हाउएवर इट मस्ट बी फिल्टर स्टेरिलाइज। तो देखो, शुरू में जो बात लिखी गई है कि ग्रोथ मीडियम फॉर मेमेलियन सेल कंटेनिंग सेरम, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द सेरम इज टू स्टिमुलेट सेल ग्रोथ एंड अटैचमेंट, सब फर्जी बात है, एकदम फर्जी। ठीक है, मतलब ठीक है, थ्योरी की टर्म्स में माने तो सही बात है, जो उन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जस्ट आपको हम फर्जी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये हमें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दुनिया भर की चीजें शुरुआत में लिख दी उन्होंने, कहानी, लेकिन बाद में उन्होंने एक बात बहुत साफ तरीके से लिख दी कि मस्ट बी फिल्टर स्टेरिलाइज। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हम स्टेरिलाइजेशन क्यों करते हैं, केवल और केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, जो भी कंटामिनेंट्स हो उनको क्या करने के लिए, मारने के लिए, किल करने के लिए। तो ऑप्शन में सीधा ऑप्शन एक ही लिखा हुआ है, कोलेजन प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन और फोमिंग एजेंट, सब फालतू बातें, किसी का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है, माइकोप्लाज्मा एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए। बोलो, समझ में आया? देखा तुमने? तो देखा शुरू में किस तरीके की कहानी लिखी होती है और बाद में बहुत सिंपल सी चीज पूछ ली जाती है। बच्चा शायद जानता होगा कि स्टेरिलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है,
obviously we just want to kill the contaminants or the microorganism which we don't want to required in our cultures, ठीक है, ओके क्लियर, बोलो भाई। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब भी इस बार 2021 का जब पेपर देना गेट बायोटेक्नोलॉजी का, तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ जरूर लेना कि पूछा क्या है लास्ट में, हमेशा ये जरूर पढ़ना। मतलब कहानी देख के बिल्कुल डर मत जाना कि भाई कहानी लिखी हुई इतना बड़ा क्वेश्चन तो पता नहीं क्या टफ होगा, पता नहीं क्या पूछ लिया गया। ये तो बहुत सिंपल था। ऐसा ही क्वेश्चन जब मैंने सबस्ट्रेट इनहिबिशन में कराया था तो मैंने बताया था कि उन्होंने सबस्ट्रेट के बताया था कि एक क्वेश्चन लिख दी थी, दुनिया भर की बातें लिख दी थी और सिंपल सा पूछ लिया था बाद में। ऐसा ही क्वेश्चन एक ग्रोथ कर्व पे भी उन्होंने पूछा था, उसके बारे में भी उन्होंने दुनिया भर की कहानी लिखी हुई थी। मैंने शायद अपने यूट्यूब लेक्चर में उनको दिखाया, उस क्वेश्चन को दिखाया है। जब मैंने सेल ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़ाई है तो मैंने उसमें वो क्वेश्चन दिखाया है, तो आप लोग देखना जाके एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कि क्वेश्चन कितना आसान होता है। बाद में बहुत छोटी सी चीज पूछी जाती है, लेकिन शुरू में दुनिया भर की कहानी लिखते हैं ताकि आप लोग डर जाओ या जनरली बड़ा क्वेश्चन देख के क्वेश्चन छोड़ के चले आओ। तो बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है बायो प्रोसेस में, बहुत आसान है। जैसा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा वैसा पढ़ना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत आसानी से अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी आते हैं तो आराम से गारंटी हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें से कम 11 से 12 क्वेश्चन सही करके आओगे। इतना भी अगर करके आ जाते हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आज का 2014 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। तो टोटल 10 से 11 क्वेश्चन आई थिंक आए हुए हैं। तो हमेशा से मैं बोलता चला रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रपोर्शन है बायो प्रोसेस का। रैंक अगर चाहते हो, अच्छी रैंक अगर चाहते हो तो इसको छोड़ के मत जाना, बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाना। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, बहुत आसान आते हैं, ठीक है। एक बार अगर 15 में से अगर मान लो 15 क्वेश्चन आ जाते हैं और 12 क्वेश्चन भी अगर बायो प्रोसेस के सॉल्व कराते हो तो 24 नंबर तो सीधे बायो प्रोसेस से ही मिल जाएंगे। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी तो हर कोई पढ़ ही लेता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आया सुनिए, चलते हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और सब लोग पढ़ते रहना अच्छे से, ठीक है। इस बार अच्छी सी रैंक ला के दे देना यार। मुझे कुछ चाहिए नहीं है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ के, अगर आपको ये जो बायो प्रोसेस के मैंने लेक्चर लिए हैं अगर ये आपके लिए काम आ जाए, आपकी रैंक इंप्रूव हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, ठीक है, ओके। सो चलते हैं हम लोग, बाय बाय, टेक केयर। सो कल हम लोग फिर से मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट पेपर के साथ, 2015 के पेपर के साथ। हम लोग कल आपके साथ फिर होंगे इसी टाइम पे 11:30 पे, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल।